नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से हिंदी भाषा और गद्य का उदय इसके अंतर्गत रूसी विद्वान बोरिस क्यूलेव के विचार के विषय में जानेंगे। रूसी विद्वान बोरिस क्यूलेव के विचार को जानना भी उपयुक्त होगा। समग्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में खड़ी बोली के विकास को रखते हुए वे अपनी पुस्तक स्वतंत्र भारत जातीय तथा भाषाई समस्या में लिखते हैं। ये मान लिया गया है कि साहित्यिक हिंदी की बुनियाद खड़ी बोली है, जिसे अक्सर दिल्ली मेरठ क्षेत्र की बोली के रूप में परिभाषित किया जाता है। बोलचाल का यह रूप 11वीं-12वीं सदियों में निर्मित होना शुरू हुआ, जब हिंदुस्तान के भूभाग पर से विजेताओं में कितने ही रेले गुजरे। यानी यहाँ पर उन्होंने इस खड़ी बोली हिंदी को प्राकृत से जोड़ने की कोशिश की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उर्दू अरबी से युक्त खड़ी बोली हिंदी की विषय की चर्चा की है। दिल्ली विजेताओं द्वारा जो ईरानी और तुर्की भाषाएं बोलते थे, इस्लाम के अनुयायी थे, स्थापित राज्यों का प्रशासनिक, राजनीतिक और सैनिक केंद्र बन गई। यहाँ नाना भाषाएं बोलने वाले सैनिकों समूहों और इसी प्रकार के दस्तकारों, राजगिरों, व्यापारियों, महाजनों, सर्राफों, शायरों, कवियों और धर्म प्रचारकों, एक शब्द में मध्ययुगीन नगरों के लाक्षणिक सभी सामाजिक समूहों का भी एक साथ जमाव होने लगा। यहाँ परदेशियों का हिंदुस्तान के विभिन्न भागों से आई स्थानीय आबादी के साथ गहन अंतः मिश्रण हुआ। दिल्ली की सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, भाषाई लिहाज से भी बड़ी सुविधाजनक अवस्थित है, जहाँ पंजाबी, राजस्थानी, बांगड़ू, ब्रजभाषा क्षेत्रों का संगम होता है। फलतः दिल्ली की जवान ने विभिन्न भाषाओं और बोलियों के प्रभाव को आगे चलकर आत्मसात कर लिया। इस आत्मसात ने ही आगे चलकर दिल्ली की स्थानिक भाषा, वहाँ की बोलचाल की जवान के बोलियों परी स्वरूप को निर्धारित किया। इसके अलावा दिल्ली की बोली ने अपने विजेताओं को भाषाओं का प्रभाव अन्य बोलियों की अपेक्षा अधिक अनुभव किया। अनुमान किया जा सकता है कि आरंभिक मंजिलों में अधिकतम सरलीकृत रूप दिल्ली के जवान ने विजेताओं के लिए स्थानीय आबादी के साथ संसर्ग के साधन का काम किया। यानी उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया। ये बात वो लिखते हैं कि जो उस समय यानी आदि काल के समय पर जब दिल्ली में जो है ये प्राकृत भाषा चल रही थी, और जिस समय उसको हमने हिंदवी नाम दिया था, हिंदी को हिंदवी नाम दिया था, उस समय ही इस उर्दू फारसी युक्त हिंदी का प्रचलन जो है वो स्टार्ट हो गया था, और सभी भाषाएं, सभी जगह के लोग जो है एक साथ वहाँ पर रहा करते थे। यही नहीं, इस विकास की प्रक्रिया में ऐसा कोई विभाजन नहीं था कि हिंदू व्यापारी इसे एक ढंग से विकसित कर रहे थे, मुस्लिम मुल्ला और मुंशी दूसरे ढंग से। अच्छा, इस जब खड़ी बोली का ये विकास हुआ, जब भारतेंद्र युग आया और जब इसने विकास की को वापस से जो है जन्म दिया, तब उस समय जो मुंशी वगैरह थे और जो भारतीय जो शास्त्रों से जो जिनका कि शास्त्रों से संपर्क था, उन्होंने संस्कृत युक्त हिंदी को अपनाया, और जो आम जनता थी उसने इस हिंदवी को खड़ी बोली कहकर के पुकारा और इसी को अपनाया। उस दौर में हिंदी उर्दू भाषी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न भाषाओं की स्थिति पर भी विचार करें। बोरिस क्यूलेव इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, खड़ी बोली कोई 3 सदी तक बोलचाल की भाषा रही। प्रशासन और न्यायपालिका में फारसी का प्रयोग होता था। रूढ़िवादी हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और सांस्कृतिक जीवन पर संस्कृत का प्रभुत्व था। दिल्ली के पश्चिम में राजपूत रजवाड़ों में वीर काव्य की भाषा मारवाड़ी का एक मध्ययुगीन रूप डिंगल थी। नए सामाजिक विचारों के प्रचारक भक्ति मार्गी और सूफी ब्रज का व्यापक प्रयोग करते थे, और खड़ी बोली की ओर से बाद में जाकर ही वे मुड़े। अवध में राम के उपासक वैष्णव मुख्यतः अवधि का सहारा लेते थे। यानी उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से ये आम जनता की भाषा जो थी खड़ी बोली हिंदी,
वो वही थी जो कि हिंदवी कहलाती है, और जो अन्य लोग थे, जो भारतीय समाज के अन्य हिंदू लोग थे, वो या तो अवधी का लोक भाषा का प्रयोग करते थे, या फिर वो ब्रज भाषा का लोक भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, या अवधी का प्रयोग करते थे मुख्य रूप से। बाकी अन्य भाषाएं भी उसके साथ चल रही थी, तो वो ये उन्होंने बताने की कोशिश की। आगे लिखते हैं वो, ये कथन साफ बताता है कि 18वीं 19वीं सदी में जब धीरे धीरे खड़ी बोली इन सब भाषाओं को अपने अपने क्षेत्रों से हटाकर स्थापित हो रही थी, उससे पूर्व प्रशासन, साहित्य और आम बोलचाल के स्तर पर विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा था। खड़ी बोली जो आम बोलचाल की भाषा थी, वह मुगल फौजों, व्यापारियों और दस्तकारों के साथ साथ पूरब में बंगाल तक, पश्चिम में गुजरात तक, महाराष्ट्र तक और दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर तक पहुंची। अगर हम खड़ी बोली के फैलाव की बात कर रहे हैं तो हमें इन सब कारकों को ध्यान में रखना होगा। इनमें से किसी एक को चुनना और शेष को छोड़ना अनैतिहासिक होगा। यानी उन्होंने कहा कि ये सारी बातों को रखना ही ऐतिहासिक होगा। यदि हम इन सारी बातों को ना लेकर किसी खास बात को लेते हैं तो वो अनैतिहासिक होगा, यानी वो इतिहास की बात नहीं होगी, हम अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, यानी फिर तो हम सामान्य बात कर रहे हैं, हमारे इतिहास के संदर्भ को उससे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम फिर वापस से इसी विषय पर चर्चा करेंगे।